continuing my lecture on your chapter number 10, gravitation of your science book. In the last lecture, I explained you about universal law of gravitation and the term gravitation. Continuing the same, I am explaining you now about free fall. Free fall क्या होता है? देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बाय चांस या फिर वैसे भी आप अपनी तरफ से भी करके देख सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे की तरफ फेंकते हो, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो नीचे, क्या अगर आप ऊपर की तरफ भी फेंकोगे तो वो कुछ हाइट कवर करने के बाद फिर नीचे आ जाता है ना। कितनी भी कोशिश कर लो आप, उससे कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं इसे ऊपर ही फेंकूंगा, वो सम हाइट कवर करेगा और उसके बाद अगेन नीचे अर्थ की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम पुल क्रिएटेड बाय द अर्थ, ठीक है, दैट अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। और फिर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या सीखा था कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। ईच एंड एवरी बॉडी इज अट्रैक्टिंग द अदर बॉडी। अब हम सेलेस्टियल बॉडीज की भी बात करी थी हमने, ठीक है, कि सन के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मून हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह के ही रिवॉल्व कर रहे हैं। वो इधर उधर क्यों नहीं हो जाते? वो तो इतनी बड़ी बॉडीज हैं, अगर एक भी दूसरे से स्ट्राइक कर जाती है तो डिस्ट्रक्शन है, टोटली खत्म है अर्थ हमारी, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, हर चीज अपनी ऑर्बिट में ही रह के रिवॉल्व कर रही है। तो इट मीन्स देयर इज सम attraction, there is some pull which is existing on them, which is existing them in a particular orbit, ठीक है। तो that is gravitational pull। हर celestial body की अपनी gravitational pull है, सन की अपनी pull है, ठीक है, जिसकी वजह से 8 प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट में रहते हुए रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, और अर्थ की भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल है। अब मैं किसी भी चीज को कितना भी ऊपर फेंकूंगी वो हाइट कवर करेगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे न्यूटन ने करके देखा था। न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट जिसने हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जन्म दिया, ठीक है। अब फ्री फॉल का मीनिंग क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल पुल अलोन, वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। भाई एक ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब वो फ्री फॉलिंग है, ठीक है। अब इसका हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लेट अस, ये तो हो गई आपकी फ्री फॉल की डिफाइन। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स F। मैंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को F नेम दे दिया, ठीक है। अब देखो, कोई जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नीचे गिरती है, मतलब उसकी बॉडी फ्री फॉल, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसकी डायरेक्शन तो वही रहती है। जैसे मैंने इस पेन को इसको गिराया तो ये एक ही डायरेक्शन में ही नीचे आएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आपको पता है, ये फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स के कराया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करेगी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स F, तो एक एक्सेलरेशन g क्रिएट होगी, ठीक है। ये स्मॉल g की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के अंडर ही वो बॉडी नीचे आ रही है और उसी की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। डायरेक्शन इज नॉट बीइंग चेंज बट द वेलोसिटी इज चेंज, and change in velocity is known as small g, acceleration। और acceleration due to gravity को मैंने एक स्पेशल नेम दे दिया small g, ठीक है। acceleration due to gravity is named as small g। अब हम इस small g की वैल्यू निकालेंगे, कैसे? देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है आपका कि F is equal to force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यही था ना? F is equal to G, और उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह मैंने कैपिटल G यूज किया था जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M is the mass of the earth and small m is the mass of the earth। क्योंकि बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है, तो एक बॉडी तो मेरी अर्थ है, मैंने बताया ना, हर बॉडी इस यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो जो हमारा कैपिटल एम है, इट इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल
m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज होता है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग d जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें से एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा कुछ भी मान लो, स्टोन मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अब ये इसके अकॉर्डिंग जब मेरी बॉडी फ्री फॉल करेगी तब मेरा ये स्मॉल डी मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा, क्योंकि हर बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। फ्री फॉलिंग में एवरी बॉडी इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसमें जो स्मॉल डी होगा जब मेरी बॉडी फ्री फॉल करेगी तो मेरा ये स्मॉल डी कैपिटल आर बन जाएगा विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है F इज इक्वल टू एम में। ये डेरिवेशन मैंने आपको फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में कराया था, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज F इज इक्वल टू एम में, और ए की जगह मैंने यहाँ जी कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन जो है अब इस टाइम स्मॉल जी है। मैंने बोला ना जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो मेरी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसी कांस्टेंट वैल्यू को मैं निकालने वाली हूँ, ठीक है। तो वैसे तो जब भी देखो आप कार जा रही है, स्पीड अप हो गई, स्लो डाउन हो गई, स्पीड अप हो गई, आप क्राउडेड एरिया में जाओगे स्लो डाउन होगी, आप ओपन रोड पे खाली रोड पे जाओगे स्पीड अप हो जाएगी। तो उसमें तो एक्सेलरेशन जो होती है वो चेंज होती है, लेकिन इसमें जो स्मॉल जी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, बहुत लिटिल चेंज होती है। कैसे होती है अभी बताऊंगी, ठीक है। अदरवाइज फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस वी टेक इट एज अ कांस्टेंट वैल्यू, और उसी को ही हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम में होता है, तो मैंने ए की जगह यहाँ जी ले लिया, बिकॉज नाउ द एक्सेलरेशन इज जी, स्मॉल जी, ठीक है। अब ये भी F है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज, और ये भी F है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग है, ये मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से है। तो है तो दोनों सेम फोर्स एक्ट हो रही हैं, ठीक है। अर्थ स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रही होगी अगर स्टोन अर्थ की तरफ जा रहा है, और अर्थ स्टोन की तरफ लगाएगा तो स्टोन अर्थ की तरफ लगाएगा, ठीक है। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, आपको पता ही है, ठीक है, कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक बॉडी जितनी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतनी फोर्स लगाती है ना। तो अब ये जो F इज इक्वल टू एम है, ये मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिखा, ये मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से लिखा, लेकिन है तो दोनों सेम फोर्सेस, ऑब्जेक्ट्स तो वही के वही हैं, तो बोथ शुड बी इक्वल, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। स्मॉल m कैंसिल हो गया, स्मॉल g की वैल्यू आ गई gm/r², ठीक है। अब कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैं बता चुकी हूँ, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। और कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ विच इज ऑल्सो कांस्टेंट 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब ये जो स्क्वायर है तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखना चाहो तो क्या देख सकते हो, नहीं तो इसकी वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत थोड़ी चेंज होती है, कैसे होती है बताते हैं। देखो अर्थ जो है ना वो एक्चुअली जो है वो तुम्हारा स्फीयर नहीं है, कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ये यहाँ से थोड़ा दबा हुआ है ना, इधर से। तो ये जो आपका पोल की वैल्यू है, अगर इसे सेंटर ऑफ अर्थ लेके चले तो पोल से इसका रेडियस जो होगा ना वो कम हो जाएगा, और इक्वेटर से रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पोल्स के ऊपर जो इसकी जब ये रेडियस कम हो जाएगा, देखो स्मॉल जी और रेडियस जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा तो स्मॉल जी घटेगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो पोल्स पे जो होगी वो स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे स्मॉल आर की वैल्यू, ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है ये बढ़ जाएगी, तो स्मॉल जी घट जाएगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो एट पोल्स इट इज मैक्सिमम एंड इक्वेटर इट इज मिनिमम, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है,
हमने सिर्फ स्मॉल जी की वैल्यू न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। यह आपका वन मार्कर में आ सकता है कि कहाँ स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम है। और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज 0, क्योंकि हर बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो अगर हमारी बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे कंसीडर होगी तो इट इज 0, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एक बार डेरिवेशन दोबारा बता रही हूँ आपको, ये वाला पार्ट कि एक बॉडी जो है या एक स्टोन जो है जिसका मास स्मॉल है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी वो कैपिटल F होगी। ठीक, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल जी होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज रेगुलरली बीइंग चेंज्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आपको पता ही है एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो स्टोन अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, अर्थ स्टोन के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो हो जाएगा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर d r बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी आपकी अर्थ है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस जो होगा इट इज कंसीडर्ड टू बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। और बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो F इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन यहाँ पर a जो है वो g है। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, स्मॉल m कैंसिल हो गया, स्मॉल g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। g m और r सबकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो इट इज कैलकुलेटेड टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जैसे मैंने बताया पोल्स पे रेडियस मिनिमम हो जाता है जिससे g मैक्सिमम हो जाता है, और इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है जिससे g की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि भाई एक बात, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी बॉडी इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। फिर जब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वो बात करते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो फिर क्या रीजन है कि स्टोन तो अर्थ की तरफ जा रहा है लेकिन अर्थ तो स्टोन की तरफ नहीं जाता। जितनी फोर्स स्टोन अर्थ के ऊपर लगा रहा है उतनी फोर्स अर्थ स्टोन के ऊपर लगा रही है, तो फिर स्टोन ही क्यों अर्थ की तरफ आ जाता है? उसका रीजन है मास। ठीक है, मास जो है यहाँ पर स्टोन का जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है एज कंपैरिजन टू अर्थ, जिसकी वजह से जितनी फोर्स अर्थ स्टोन के ऊपर लगाएगा तो स्टोन तो अर्थ की तरफ आ जाएगा, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो स्टोन की तरफ मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी आपकी। ठीक है, जिसमें आपकी एक थी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही थी। सेकंड थी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें a की जगह आपने g कर देना है। ठीक है, यही थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी फॉर ग्रेविटेशन, क्योंकि बॉडी जब फ्री फॉल करेगी तो a की जगह g हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस as था तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। v स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था तो अब हो गया v स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर इक्वल टू 2gt। मींस a इज रिप्लेस्ड बाय g, क्योंकि अब g की वैल्यू जो है यूज होगी, क्योंकि जब भी बॉडी फ्री फॉल करेगी तो इस स्मॉल जी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, लेकिन जहां पर न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू गिवन हो जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां तो वही यूज करना, नहीं तो आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस अप्रोक्स वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेकिन अगर गिवन है 9.8 तो वही करनी पड़ेगी, नहीं गिवन तो 10 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ, एग्जांपल 10.2। ठीक है, ऑन पेज नंबर 136। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या है आपका, ए कार फॉल्स ऑफ ए ledge एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, टेकन g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है फॉर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशंस कैलकुलेशंस।
what is the speed on striking the ground, what is the average speed, and what is the height is the ledge, how high is the ledge from the ground। तो तीन चीजें निकालने के लिए बोली हुई है। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो जो गिवन है वो लिख लिया करो। न्यूमेरिकल करने का तरीका यही होता है कि जो गिवन है पहले उसको लिख लो, ठीक है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, तो टाइम हो गया 0.5 सेकेंड। जी की वैल्यू 10 गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी हाइट पे थी और नीचे गिरी है, जब भी कोई बॉडी हाइट पे होगी और नीचे गिरेगी तो उसकी यू हमेशा 0 लोगे, ठीक है। बॉडी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे, ठीक। तो यू हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हेनेवर कोई बॉडी प्लेस्ड है, ऊपर से आपने नीचे गिराई है चीज, तो यू इज टेकन एज 0। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो बॉडी ग्राउंड को टच करेगी, आके यहाँ नीचे आके गिर गई और ग्राउंड को टच करेगी, तो किस वेलोसिटी के साथ टच करेगी, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब आपको u पता है, g पता है, t पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी करके अब आपके माइंड में पहले आपको सोचना पड़ेगा u है, g है, t है और मुझे v निकालना है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। u इज 0, g इज 10, t इज, अब t डेसिमल हटाओगे नीचे 10 लगाओगे तो 5 टू द 10, ये कितना आ गया, हाफ सेकेंड, तो 2 5 द 10, 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ गई, जिसके साथ वो ग्राउंड को टच करेगी। सेकंड पार्ट निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल 0 है, फाइनल अभी भी मैंने 5 निकाल ली, 0 प्लस 5, 0 ऐड करने पर तो कोई 5 पे इफेक्ट पड़ना नहीं है, 5 प्लस 2 तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तीसरे पार्ट में निकालना है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई मतलब हाइट निकालनी है, तो हाइट इज आल्सो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज कर लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 है तो 0 इंटू 0.5 या हाफ कुछ भी करो मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा, u मल्टीप्लाइड बाई टी। u इज 0, सो u 0 इंटू टी की कोई भी वैल्यू वो 0 बन जाएगी। हाफ g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 0.5 है, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल स्क्वायर है ना इसलिए 0.5 दो बार आएगा, डेसिमल हटा के 10 लगा दिया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 5 5 तो 25, 10 टू द 20 डिवाइड करके 1.25 मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 10.3 पे आते हैं। An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. देखो पहले तो हमने जो दे रखा है उसे लिख लेना। एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रोन किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो राइज कर रहा है अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है 10 मीटर, मतलब हाइट कवर्ड कितनी है 10 मीटर। वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, हमें वो वेलोसिटी निकालनी है जिसके साथ हमने इसे ऊपर फेंका था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और क्या निकालना है कि कितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वो टी निकालना है, टाइम। देखो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट मेरा नीचे रखा हुआ है, उसको मैंने ऊपर फेंका, ठीक है। कुछ वेलोसिटी के साथ ही तो ऊपर फेंकूंगी ना, ऊपर फेंकूंगी तो किसी वेलोसिटी के साथ ही ऊपर फेंकूंगी, उसको वेलोसिटी दूंगी तभी तो वो हाइट कवर करेगा। अब सपोज उसने जितनी हाइट कवर की, ठीक है, उसके बाद वो एक मूवमेंट के बाद फिर वापस नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी वेलोसिटी के साथ मैं ऊपर फेंकूं, वो हाइट कवर करने के बाद फिर नीचे आ जाता है मेरा वापस, मतलब एक कुछ हाइट कवर कर लेता है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी के साथ मैंने उसे ऊपर फेंका है वो वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकती हूं तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे विद सम वेलोसिटी, तो वो कुछ डिस्टेंस, कुछ हाइट कवर करने के बाद, जैसे यहाँ पर यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ पर एक मूवमेंट के लिए रुकेगी, फिर नीचे की तरफ आएगी वापस, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। Whenever an object is thrown with some velocity after covering some height, the final velocity becomes 0 and then it
अगेन कम बैक टुवर्ड्स अर्थ, और फिर ये वापस अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। और जब भी मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकूंगी, मेरी जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बॉडी की नेचुरल हैबिट क्या है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फ्री फॉल करती है ना। तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब मैं उससे अपोजिट फेंकने की कोशिश करूंगी, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फेंकूंगी, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो एक चीज याद करनी पड़ेगी कि जब भी हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एंड जी इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव, पहली चीज। अगर मेरी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इससे पहले का न्यूमेरिकल यही था, फ्री फॉलिंग बॉडी थी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, तो कोई बॉडी जो होती है पहले वो रेस्ट पोजीशन पे होती है, तब वो नीचे, तुम उसे फेंकते हो ना नीचे, तब वो धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करती है, पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इनिशियल जीरो एंड जी इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी है, अपने नेचुरल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे आएगी, तो जी इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। जब ऊपर से नीचे तो u जीरो जी पॉजिटिव, जब नीचे से ऊपर तो v जीरो जी नेगेटिव, ये याद करना न्यूमेरिकल के लिए। अब देखो, अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि एक बॉडी है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो किस वेलोसिटी के साथ मैंने ऊपर फेंका उसको, और कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगी, ठीक है। तो टाइम भी निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ मैंने उसे ऊपर फेंका है वो भी निकालना है। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने जीरो ले ली, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's का फार्मूला लगाया, u निकालना है, g पता है, s पता है, और v जीरो होगी, g नेगेटिव लेना क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अब प्लस माइनस द माइनस, और डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 10 से 10 कैंसिल, 98 टू द 196, नेगेटिव वाला उधर गया, पॉजिटिव का हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट निकालना कई बार सिखा चुकी हूँ, 196 का स्क्वायर रूट निकालना, 1 1 दा 1, 96 उतारा, यूनिट डिजिट ऐड अप हो जाता है, 2 4 पे जाएगा, तो ये आ गया आपका 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, और टाइम निकालना है, टाइम जितनी में वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू मैंने अभी भी निकाल ली है, जी मुझे -9.8 पता ही है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस माइनस द माइनस, उधर जाएगा प्लस का हो गया, -9.8 टी उधर जाके प्लस का हो गया, इक्वल टू 14, तो टी निकालने के लिए मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेंगे, डेसिमल लगाया ऊपर 10, 140 डिवाइडेड बाय 98 इज 1.43 सेकेंड, दैट इज योर आंसर। अब ये आपका फ्री फॉल का टॉपिक जो है वो ओवर हो गया है, यहाँ तक का चैप्टर अपना प्रिपेयर कर लेना, नोट्स रेडी कर लेना, न्यूमेरिकल बताइए, इसके नीचे इसी पेज के ऊपर ही अनसोल्ड जो पार्ट है वो भी कर लेना, ठीक है। और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पीछे से ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।